दोस्तों 70 के दशक में अमेरिका में एक अनोखा प्रयोग किया गया। यहाँ कपास की खेती को बड़ी संख्या में एफिड्स खराब कर रहे थे। एफिड्स छोटे से कीट होते हैं जो पौधे के तने से चिपककर पौधे का रस पी जाते हैं, जिस कारण पौधा सूख जाता है। हरे रंग के एफिड्स मुख्य तौर पर कपास की फसल को खराब करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं एक अन्य बड़े आकार का एफिड जिसे बिग आई एफिड कहा जाता है, इन हरे रंग के एफिड्स को ही अपनी खुराक में शामिल करता है। यही वजह रही कि अमेरिका में कीट वैज्ञानिकों ने स्थानीय किसानों को बड़ी संख्या में बिग आई एफिड्स के अंडे दिए और इन अंडों को अपने खेतों में रखने को कहा। किसानों ने अंडे अपने खेतों में रखे, नतीजन बड़ी संख्या में बिग आई एफिड्स ने जन्म लिया और इन बड़े बिग आई एफिड्स ने छोटे हरे एफिड्स को खाना शुरू कर दिया, जिस कारण कपास की फसल को बर्बाद करने वाले छोटे एफिड्स नष्ट होने लगे। नतीजन कपास की फसल बहुत ही शानदार हुई। खेतों में उगी फसल सागर के समान ही लहलहाने लगी। सभी किसान बड़े खुश थे और वे प्रति वर्ष और अधिक बिग आई एफिड्स के अंडे अपने खेतों में रखते। धीरे धीरे करके फसल को खराब करने वाले छोटे एफिड्स पूरी तरह से नष्ट हो गए, यानी ये प्रयोग पूर्णतः कामयाब रहा। लेकिन अब एक अनोखी समस्या खड़ी हो गई। छोटे हरे एफिड्स के खत्म होने के बाद बड़े बिग आई एफिड्स भूखे मरने लगे। ऐसे में पहले उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कपास के पौधों को खाने की कला भी सीख ली, यानी समस्या घूम फिरकर वहीं आन खड़ी हुई। जो काम छोटे हरे एफिड्स कर रहे थे वही काम अब बड़े बिग आई एफिड्स करने लगे। छोटे एफिड्स को तो कीटनाशक दवाओं से भी काफ़ी हद तक काबू में किया जा सकता था, किंतु इन बड़े बिग आई एफिड्स को काबू कर पाना असंभव सा ही काम बन गया और आगे चलकर इस अनोखे प्रयोग का परिणाम बड़ा ही भयंकर हुआ, जिस वजह से आखिरकार किसानों को कपास की खेती ही बंद करनी पड़ी। यानी प्रकृति से खेलना नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसकी कोई ना कोई वजह अवश्य है, उसमें बदलाव कोई भी नई समस्या खड़ी कर सकता है। खास बात यह भी है कि आवश्यकता पड़ने पर जीव अपनी ज़रूरतों और खुराक में भी परिवर्तन कर लेते हैं। जिस तरह से बिग आई एफिड्स जो पहले कपास नहीं खाते थे लेकिन बाद में खुद भी कपास खाने लगे, इसी तरह से जीवों द्वारा अपने भोजन को बदलने के कई उदाहरण प्रकृति में मिल जाते हैं। जैसे कि ब्राजील में अमेज़न नदी की एक सहायक नदी के रास्ते में बांध बनाया गया। इस बांध के कारण नदी का पानी रुका और आसपास के एक बड़े इलाके में वो पानी फैल गया, जिस वजह से इस इलाके में रहने वाले जीवों को भी यहाँ से पलायन करना पड़ा। इस इलाके में पाए जाने वाली छिपकलियों की कई प्रजातियाँ जो कीट पतंग ही खाती थी, यहाँ रहना छोड़कर जंगलों में अंदर की ओर चली गई, जहाँ इन छिपकलियों को कीट पतंगों के साथ साथ चूहे जैसे छोटे जीव भी खाने को मिलने लगे। यानी अब छिपकलियों के पास भोजन की अधिकता थी। इसी अधिक भोजन को ही खाने के लालच में छिपकलियां पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आकार में वृद्धि करने लगी और सिर्फ कुछ दशकों में ही ये छिपकलियां अपने पूर्वजों की तुलना में 2 गुना भारी हो चुकी थी। टिड्डे इस प्रकार के परिवर्तन और भी तेजी से करते हैं। जब टिड्डों को भोजन की कमी होती है तो इनका आकार छोटा हो जाता है। वहीं जैसे ही ये हरियाली वाले इलाकों में पहुंचते हैं तो सिर्फ कुछ दिनों में ही टिड्डे बड़ा आकार हासिल कर लेते हैं ताकि अधिक से अधिक फसल को बर्बाद किया जा सके। दोस्तों जरूरी नहीं है कि खुद को जिंदा रखने के लिए जीवों में केवल शारीरिक परिवर्तन ही हो, इस तरह के परिवर्तन मानसिक तौर पर भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर अकेली ऐसी बड़ी बिल्ली है जो समूह में रहती है, क्योंकि शेर जंगलों में मुख्य तौर पर भैंसों का शिकार करते हैं और भैंसों को मारने के लिए एक समूह की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी तरह का मामला लकड़भग्गों का भी है। आमतौर पर आपने लकड़भग्गों को बड़े समूह बनाकर ही हमला करते हुए देखा होगा। एक समूह में लकड़भग्गों की ताकत शेरों से भी अधिक होती है। जरा इस वीडियो में देखिए, समूह में मिलकर ये लकड़भग्गे किस निडरता के साथ शेरों पर हमला कर रहे हैं। अक्सर समूह के रूप में लकड़भग्गे शेरों को भी मार भगाते हैं, लेकिन हमेशा समूह में दिखने वाले लकड़भग्गे वास्तव में अकेले रहने वाले जीव हैं। लकड़भग्गों की 4 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक उपप्रजाति भारत में और 3 अफ्रीका में हैं। भारतीय लकड़भग्गे, जिन्हें धारीदार लकड़भग्गा कहा जाता है, के समेत लकड़भग्गों की 3 उपप्रजातियां अकेला ही रहना पसंद करती हैं, जबकि केवल अफ्रीका के खुले मैदानों में रहने वाले चित्तीदार लकड़भग्गे ही झुंड में रहते हुए देखे जा सकते हैं। यदि हम इसके कारण को समझें तो भारतीय लकड़भग्गे घने जंगलों में रहते हैं। इन जंगलों में छुपकर शिकार आसानी से किया जा सकता है, इसलिए भारतीय लकड़भग्गे घात लगाकर छोटे हिरणों से लेकर चूहे जैसे जीव का भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अफ्रीका का भूरा लकड़भग्गा भी अफ्रीका के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। इन इलाकों
इलाकों में ऊंची झाड़ियां उगती हैं जिनके बीच में छिपकर शिकार करना आसान है। वहीं लकड़भग्गों की तीसरी प्रजाति, जिसे आर्ड वोल्फ नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी छोटे आकार का लकड़भग्गा है। ये लकड़भग्गे अधिकतम 10 किलोग्राम ही भारी होते हैं, जो मुख्य तौर पर दीमक और चींटी जैसे कीटों को ही अपनी खुराक में शामिल करता है और दीमक और चींटी को पकड़ने के लिए किसी भी समूह की आवश्यकता नहीं पड़ती। लकड़भग्गों की तीनों उपप्रजातियों को देखते हुए जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी समय लकड़भग्गों की चौथी और सबसे प्रमुख उपप्रजाति यानी चीत्तीदार लकड़भग्गे भी अकेले ही रहा करते थे, किंतु अफ्रीका के खुले मैदानों में शेरों के आने से लकड़भग्गों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। शेरों से खुद की जान बचाने की कोई तकनीक इन लकड़भग्गों के पास नहीं थी। ना ही ये चीतों की भांति तेज गति से दौड़कर अपनी जान बचा सकते थे और ना ही तेंदुओं की तरह बिजली सी तेज गति लिए पेड़ों पर चढ़ सकते थे। ऐसे में लकड़भग्गों को अपना अस्तित्व बचाने का एक ही तरीका सूझा, जो था मिलजुल कर रहना। शेरों से मुकाबला करने के लिए ही लकड़भग्गे समूह बनाकर रहने लगे और शेरों पर भारी पड़ने लगे। इसलिए कुछ जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि शेरों को भी झुंड की ताकत लकड़भग्गों ने ही सिखलाई है। शायद शेर भैंसों का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि लकड़भग्गों का ही सामना करने के लिए एक साथ रहना सीख पाए हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, किंतु इतना तो तय है कि बुद्धिमानी भरे फैसले लेना सिर्फ इंसानों का ही गुण नहीं है, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए जानवर भी मिलजुल कर फैसले लेते हैं और उन फैसलों पर सदा के लिए अमल भी करते हैं। वैसे दोस्तों, एक जीव ऐसा भी है जिस बेचारे ने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन करके देख लिए, किंतु फिर भी उस बेचारे जीव के अस्तित्व पर खतरा ही बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पोलर बेयर की। आनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि पोलर बेयर का आज से करीब 1 से 1.5 लाख साल पहले तक कोई अस्तित्व नहीं था। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले भूरे भालू उस समय विलुप्ति का खतरा झेल रहे थे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में शिकारी बेहद ही अधिक हो चुके थे, जिस कारण शिकार कम पड़ रहा था। यहाँ न सिर्फ बड़ी संख्या में भालू रहा करते थे, बल्कि कई प्रकार की बड़ी बिल्लियाँ भी निवास करती थी। इन बड़ी बिल्लियों के कारण भालुओं के खाने के लाले पड़े हुए थे। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भालुओं ने ऊपरी ठंडे इलाकों की ओर प्रस्थान किया। इन भालुओं ने जल्द ही ठंडे इलाकों में रहने के अनुसार खुद को ढाल लिया। इनके सफ़ेद दिखाई देते बाल पारदर्शी बन गए और देखते ही देखते पोलर बेयर उत्तरी ध्रुवीय इलाके का सबसे कामयाब शिकारी बन गया। इतना कामयाब कि एक समय तक इस बर्फीले इलाके में इंसान तक जाने से घबराते थे। रूस से जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते थे तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकें तक दी जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि भला अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा खतरा है जिससे बचने के लिए बंदूक काम आए। असल में जब रूसी अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते थे तो वो इंसानों की आबादी से दूर ठंडे बर्फीले इलाके में ही लैंड करते थे और यहाँ पोलर बेयर बिना देरी किए अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला बोल देता था, जिस कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक साथ रखनी होती थी। यानी एक लंबे समय तक पोलर बेयर का राज इन घने ठंडे इलाकों में रहा है, किंतु आज बढ़ते वैश्विक तापमान ने पोलर बेयर से उसकी बर्फ छीन ली है। बर्फ लगातार पिघल रही है, जिस कारण पोलर बेयर अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए निचले स्थानों पर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं और यहाँ इनका सीधा सामना इंसानों से हो रहा है और इंसानों से मुकाबला करना इस जंगली जीव के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पोलर बेयर आज एक दूसरे को ही खाने लगे हैं और खुद के अस्तित्व को समाप्त किए जा रहे हैं। यानी परिवर्तन का लंबा दौर देख चुके इस प्राणी को फिर से अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक नए परिवर्तन से गुजरने की आवश्यकता है। देखते हैं आने वाले भविष्य में पोलर बेयर किस तरह से खुद को बचाए रख सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।